नमस्कार दोस्तों, सीपीजी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है। ये केवल एक कानूनों की किताब नहीं है, बल्कि ये भारत के शासन, प्रशासन, नागरिक अधिकारों और राज्य की संरचना का मूल आधार है। इस संविधान का निर्माण संविधान सभा अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया गया। ये सभा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए गठित की गई थी कि भारत अपने लिए स्वयं एक संविधान तैयार करे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया एक ऐतिहासिक, विस्तृत और चरणबद्ध प्रक्रिया थी। ये कोई त्वरित या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था। ये प्रक्रिया वर्षों के संघर्ष, विचार विमर्श और राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि में विकसित हुई। ये प्रक्रिया सीधे तौर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थी। स्वतंत्रता की मांग केवल अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण की मांग नहीं थी, बल्कि ये मांग थी एक ऐसे शासन तंत्र की स्थापना की जो भारतीय जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। इसीलिए संविधान निर्माण स्वतंत्रता आंदोलन का स्वाभाविक कार्य परिणाम था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। ये दिन भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। यही वो क्षण था जब भारत ने अपने भविष्य को स्वयं निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद लगभग 3 वर्षों तक लगातार बहस, चर्चा, संशोधन और विचार विमर्श चलता रहा। अंततः संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किए गए। अब एक महत्वपूर्ण अंतर समझिए। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अर्थात अडॉप्ट किया गया। इसका अर्थ है संविधान सभा ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे लागू इनफोर्स 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 जनवरी की तिथि का चयन प्रतीकात्मक था, क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस प्रकार संविधान का लागू होना स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक निरंतरता को दर्शाता है। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये अवधि दर्शाती है कि संविधान को गहराई से, गंभीरता से और व्यापक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया। इस दौरान लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। इसका अर्थ ये है कि भारत ने दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक अनुभवों से सीखा, लेकिन अंध अनुकरण नहीं किया। भारत ने उन सिद्धांतों को अपनाया जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थे। प्रारूप संविधान पर 114 दिनों तक चर्चा हुई। ये चर्चा केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत विचार किया गया। सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किए, बहस की और फिर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। ये उस समय विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान था। इसका उद्देश्य था प्रत्येक प्रशासनिक, विधिक और सांविधानिक पहलू को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए का व्यय हुआ। ये व्यय केवल प्रशासनिक खर्च नहीं था, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में किया गया निवेश था। इस प्रकार भारतीय संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, ये स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है, लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है और भारत की संप्रभुता, एकता तथा लोकतांत्रिक संकल्प का जीवंत प्रतीक है। और अब हम समझेंगे कि इस ऐतिहासिक प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई। सन 1934 में पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। ये विचार एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया। एम.एन. रॉय भारत में साम्यवादी आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया कि भारत का संविधान किसी विदेशी शक्ति द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि इसे भारतीयों द्वारा चुनी गई एक प्रतिनिधिक सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। ये विचार उस समय अत्यंत क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था और संवैधानिक सुधारों का नियंत्रण पूरी तरह ब्रिटिश संसद के हाथ में था। एम.एन. रॉय ने ये स्पष्ट किया कि यदि भारत को वास्तविक स्वराज चाहिए तो उसे अपना संविधान स्वयं बनाना होगा।
इसके बाद सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। ये एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल स्टेप था, क्योंकि कांग्रेस उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख संगठन थी। कांग्रेस ने ये स्पष्ट किया कि भारत का संविधान भारतीय जनता की इच्छा से बने और ये अधिकार किसी बाहरी शक्ति के पास नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा। नेहरू ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, अर्थात हर वयस्क नागरिक को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये विचार लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था। ये केवल सत्ता हस्तांतरण की मांग नहीं थी, बल्कि ये जनता की संप्रभुता की मांग थी। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि संविधान सभा की मांग अचानक नहीं उठी थी। ये एक क्रमिक विकास था। 1934 में वैचारिक प्रस्ताव, 1935 में कांग्रेस की स्वीकृति और 1938 में लोकतांत्रिक आधार पर स्पष्ट राजनीतिक घोषणा। इस प्रकार संविधान सभा की मांग स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्रीय उद्देश्य बन गई। ये मांग केवल स्वतंत्रता की नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भरण, लोकतांत्रिक भागीदारी और राष्ट्रीय संप्रभुता की मांग थी। अब आगे हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने इस मांग पर किस प्रकार प्रतिक्रिया दी। अब हम वर्ष 1940 की ओर बढ़ते हैं, जब संविधान सभा की मांग एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा बन चुकी थी। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार को भारत के सहयोग की आवश्यकता थी। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे इतिहास में ऑगस्ट ऑफर के नाम से जाना जाता है। ऑगस्ट ऑफर का मुख्य उद्देश्य था भारतीय नेताओं को ये आश्वासन देना कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को अपने संविधान के निर्माण का अवसर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकार किया कि भारतीय स्वयं अपना संविधान बना सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इससे पहले संविधान संबंधी सभी निर्णय ब्रिटिश संसद द्वारा लिए जाते थे। ऑगस्ट ऑफर में यह भी कहा गया कि युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि निकाय का गठन किया जाएगा जो नए संविधान के निर्माण में भाग लेगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात थी, इसमें तत्काल संविधान सभा के गठन की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। अर्थात ये केवल एक आश्वासन था, कोई ठोस और तत्काल कदम नहीं। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं था। न ही ये स्पष्ट किया गया था कि भारतीयों को पूर्ण संप्रभुता दी जाएगी। इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अपर्याप्त माना। कांग्रेस का मत था कि ये प्रस्ताव पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता और सत्ता का तत्काल हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं करता। दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने भी इसे पूरी तरह संतोषजनक नहीं माना। हालांकि ऑगस्ट ऑफर को तत्काल स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व बना रहा, क्योंकि ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से ये माना कि भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार ऑगस्ट ऑफर संविधान सभा के औपचारिक गठन की दिशा में एक प्रारंभिक कदम था। ये पूर्ण समाधान नहीं था, लेकिन इसने भविष्य की संवैधानिक वार्ताओं के लिए आधार रखी। यही वो चरण था जहां संविधान सभा की मांग एक वैचारिक आग्रह से आगे बढ़कर एक स्वीकार्य राजनीतिक वास्तविकता बनने लगी। अब आगे हम देखेंगे कि 1942 में क्रिप्स मिशन इस प्रश्न को किस प्रकार आगे बढ़ाता है। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और ब्रिटिश सरकार को भारत के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी। इसी संदर्भ में मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। इस मिशन को इतिहास में क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन अपने साथ एक प्रारूप योजना लेकर आया। इस योजना में ये प्रस्ताव रखा गया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को एक नया संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ये भी कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत के भविष्य का संविधान तैयार करेगी। इस प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ था भारत को आंतरिक स्वायत्तता मिलेगी, लेकिन वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत रहेगा। लेकिन इस योजना में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रावधान था।
इसमें कहा गया कि यदि कोई प्रांत भविष्य में भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता तो उसे अलग रहने का अधिकार होगा। ये प्रावधान अत्यंत संवेदनशील था, क्योंकि इससे भारत के विखंडन की संभावना उत्पन्न होती थी। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस का मत था कि ये प्रस्ताव पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता और सत्ता का तत्काल हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं करता। दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने भी इसे पूरी तरह संतोषजनक नहीं माना। हालांकि क्रिप्स मिशन अपने तत्काल उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बना रहा, क्योंकि इसने ये सिद्ध कर दिया कि संविधान सभा का गठन अब केवल एक मांग नहीं था, बल्कि एक वास्तविक संस्थागत संरचना के रूप में अस्तित्व में आई। क्योंकि ये सिद्ध हो चुका था कि संविधान सभा का गठन अब केवल एक मांग नहीं था, बल्कि एक अनिवार्य राजनीतिक वास्तविकता बन चुका था। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और तीव्र कर दिया। इसी के कुछ समय बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इस प्रकार क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण लेकिन असफल प्रयास था, जिसने भविष्य की संवैधानिक वार्ताओं के लिए आधार तैयार किया। अब आगे हम देखेंगे कि 1946 का कैबिनेट मिशन कैसे संविधान सभा के वास्तविक गठन का मार्ग प्रशस्त करता है। अब हम उस ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां संविधान सभा का विचार वास्तविकता बनने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ता है। वर्ष 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल को इतिहास में कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। लॉर्ड बैथिक लॉरेंस, जो उस समय भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो पहले भी 1942 में भारत आ चुके थे, और A.V. अलेक्जेंडर, जो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य स्पष्ट था, भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और एक संवैधानिक ढांचा तैयार करना जो भारतीयों द्वारा स्वीकार्य हो। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि कैबिनेट मिशन ने 2 पृथक संविधान सभाओं के विचार को अस्वीकार कर दिया, अर्थात भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभा बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। इसके स्थान पर एक एकल संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया जाना था, अर्थात जनता सीधे संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुनेगी, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। इस योजना में भारत के लिए एक संघीय ढांचे अर्थात फेडरल स्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा गया। इस संघीय संरचना में एक केंद्र होगा और उसके अधीन प्रांत तथा राज्य होंगे, लेकिन केंद्र को केवल सीमित विषयों जैसे रक्षा, विदेश नीति और संचार पर अधिकार दिया जाएगा। ये व्यवस्था भारत की एकता बनाए रखने का प्रयास थी, साथ ही प्रांतों को पर्याप्त स्वायत्तता देने का भी प्रयास था। कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। यही वो क्षण था जब संविधान सभा केवल एक मांग नहीं रही, बल्कि एक वास्तविक संस्थागत संरचना के रूप में अस्तित्व में आई। इस प्रकार कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान सभा के गठन का वास्तविक आधार बना। ये योजना पूर्ण नहीं थी, इसमें राजनीतिक मतभेद भी थे, लेकिन इसी के माध्यम से भारत ने अपने संविधान निर्माण की औपचारिक यात्रा शुरू की। यदि 1934 विचार की शुरुआत थी, 1940 और 1942 प्रारंभिक प्रयास थे, तो 1946 का कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन की निर्णायक आधारशिला थी। अब आगे हम समझेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा की संरचना कैसे निर्धारित की गई। अब हम जानेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946। अब हम संविधान सभा की संरचना अर्थात कॉम्पोजिशन को विस्तार से समझते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। ये संख्या भारत की तत्कालीन राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना को ध्यान में रखकर तय की गई थी। इन 389 सदस्यों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया।
296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित की गईं और 93 सीटें देशी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि 1946 में भारत दो प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था। पहला, ब्रिटिश भारत, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन था। दूसरा, देशी रियासतें, जहाँ स्थानीय शासक शासन करते थे, लेकिन वे ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करते थे। इसी संरचना के आधार पर संविधान सभा में प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। अब 296 सीटों को और विभाजित किया गया। इनमें से 292 सदस्य गवर्नर प्रांतों से चुने जाने थे और 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों से। गवर्नर प्रांत वे बड़े प्रांत थे जहां गवर्नर नियुक्त होते थे और जिनकी प्रशासनिक संरचना विकसित थी। मुख्य आयुक्त प्रांत अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र थे जहां प्रशासन सीधे केंद्र के अधीन था। सीटों का वितरण जनसंख्या के आधार पर किया गया था। लगभग प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई। इसका अर्थ यह है कि संविधान सभा की संरचना पॉपुलेशन प्रिंसिपल पर आधारित थी। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती थी कि अधिक जनसंख्या वाले प्रांतों को अधिक प्रतिनिधित्व मिले और छोटे क्षेत्रों को भी उचित स्थान दिया जाए। अब देशी रियासतों की 93 सीटों की बात करें। इन रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के शासकों द्वारा नामित किया जाना था, अर्थात इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होना था। इस प्रकार संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित प्रतिनिधियों पर आधारित थी। 389 सदस्यों की ये संरचना भारत की विविधता, भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक वास्तविकता का प्रतिबिंब थी। यही वो ढांचा था जिसके भीतर बैठकर भारत के भविष्य का संविधान तैयार किया गया। अब आगे हम समझेंगे कि इन सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया गया और संविधान सभा की प्रकृति क्या थी। अब हम जानेंगे मेथड ऑफ इलेक्शन एंड नेचर ऑफ द असेंबली। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से हुआ था। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था। इसका अर्थ ये था कि पहले प्रांतीय विधानसभाओं का गठन हुआ और उन्हीं के सदस्य संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का चयन करते थे। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर किया गया था। इस प्रक्रिया में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली अपनाई गई। इस प्रणाली का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि विभिन्न समूहों और समुदायों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल सके। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में विभाजित किया गया था: सामान्य वर्ग, मुस्लिम और सिख। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव उसी समुदाय से संबंधित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता था। इस प्रकार समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। जहां तक देशी रियासतों का प्रश्न है, उनके प्रतिनिधियों को वहां के शासकों द्वारा नामित किया जाना था। इनका चुनाव किसी निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हुआ, बल्कि उन्हें संबंधित रियासतों के शासकों ने मनोनीत किया। इस प्रकार संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित प्रतिनिधियों पर आधारित थी। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रांतीय विधानसभाएं स्वयं सीमित मताधिकार के आधार पर चुनी गई थीं, जो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शर्तों पर आधारित था। इसलिए संविधान सभा पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक संस्था नहीं थी, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार ये एक प्रातिनिधिक निकाय के रूप में कार्य कर रही थी। रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946। संविधान सभा के लिए ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की 296 सीटों पर जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव कराए गए। ये चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए थे। इन चुनावों के परिणामों ने उस समय की राजनीतिक स्थिति और विभिन्न दलों की शक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाया। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वाधिक सफलता प्राप्त की और कुल 208 सीटें जीती। ये एक स्पष्ट बहुमत था, जिससे संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका सुनिश्चित हो गई। मुस्लिम लीग ने कुल 73 सीटें प्राप्त की। मुस्लिम लीग उस समय पाकिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय थी और उसने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अन्य दलों और समूहों को सीमित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।
शेष सीटें विभिन्न छोटे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिली। इन चुनावों के परिणामों से ये स्पष्ट हो गया कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभाव अत्यधिक रहेगा। इसी कारण बाद में कुछ आलोचकों ने संविधान सभा को कांग्रेस प्रधान निकाय भी कहा। फिर भी ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व मौजूद था। इस प्रकार 1946 के चुनाव परिणामों ने संविधान सभा की संरचना और उसके कार्य की दिशा को निर्धारित किया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। ये भारत के संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसी दिन संविधान निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। संविधान सभा की कुल निर्धारित सदस्य संख्या 389 थी, लेकिन पहली बैठक में 211 सदस्य उपस्थित थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि वो अलग पाकिस्तान की मांग पर अडिग थी और संविधान सभा की प्रक्रिया में भाग लेने के पक्ष में नहीं थी। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को परंपरा के अनुसार अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अस्थायी अध्यक्ष का कार्य प्रारंभिक कार्यवाही का संचालन करना था, जब तक कि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव न हो जाए। इस पहली बैठक के साथ संविधान सभा ने अपने कार्य की शुरुआत की और भारत के लिए एक नए संवैधानिक ढांचे के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया। ये बैठक भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भारत ने अपने भविष्य के शासन तंत्र को स्वयं निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। अब हम बात करेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स। संविधान सभा की प्रारंभिक कार्यवाही के पश्चात स्थायी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उनके चुनाव के साथ संविधान सभा को एक स्थायी और नियमित नेतृत्व प्राप्त हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता करते थे और कार्यवाही को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए उत्तरदायी थे। उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि संविधान सभा में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा और बहस होती थी, जिनका संचालन निष्पक्ष और संतुलित तरीके से किया जाना आवश्यक था। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए। ये थे H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। इन दोनों ने सभा के संचालन में अध्यक्ष का सहयोग किया और आवश्यकता अनुसार कार्यवाही की अध्यक्षता की। इस प्रकार संविधान सभा की नेतृत्व संरचना स्पष्ट और संगठित रूप से स्थापित की गई। स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति ने संविधान सभा को औपचारिक रूप से कार्य करने की स्थिरता और दिशा प्रदान की, जिससे संविधान निर्माण की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ सकी। रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 ये तिथि भारतीय संवैधानिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये केवल एक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि ये भारतीय संविधान की आत्मा, उसकी दिशा और उसके दार्शनिक आधार की घोषणा थी। इस प्रस्ताव में ये स्पष्ट किया गया कि भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस समय भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था, फिर भी संविधान सभा ने भविष्य की संप्रभुता की घोषणा कर दी। इस प्रस्ताव ने ये भी कहा कि भारत का संविधान संघीय ढांचे पर आधारित होगा, जिसमें राज्य और प्रदेश एक संघ का हिस्सा होंगे। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये था, सत्ता का स्रोत जनता होगी, यानी शासन की संप्रभुता किसी राजा, ब्रिटिश संसद या बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि जनता से आएगी। ये प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अगर आप प्रस्तावना पढ़ें, हम भारत के लोग, तो उसकी जड़ें यहीं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में मिलती हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को भारतीय संविधान की दार्शनिक नींव कहा जाता है। की प्रोविजंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। अब हम ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की प्रमुख प्रावधानों को विस्तार से समझते हैं। इस प्रस्ताव में सबसे पहले ये घोषित किया गया कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था यूनियन ऑफ इंडिया की अवधारणा। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश भारत,
विदेशी रियासतें और अन्य क्षेत्र मिलकर एक संघ बनाएंगे। इस संघ के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों को स्वायत्त इकाई का दर्जा दिया जाएगा, अर्थात वे अपने प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे सिवाय उन शक्तियों के जो संघ को प्रदान की जाएंगी। यहाँ संघवाद यानी फेडरलिज्म की अवधारणा स्पष्ट दिखाई देती है। प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात कही गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। समान अवसर और समानता की गारंटी दी गई। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की बात भी की गई। ये प्रस्ताव भारत को केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं बनाना चाहता था, बल्कि सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और समतामूलक राष्ट्र बनाना चाहता था। यही कारण है कि ये प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा बन गया। चेंजेस बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब हम 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रभाव को समझते हैं। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू हुआ, तब संविधान सभा की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इस अधिनियम के बाद संविधान सभा एक पूर्ण संप्रभु निकाय बन गई। अब उसी ब्रिटिश संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। वो अपनी इच्छा के अनुसार संविधान बना सकती थी। वो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए भारत संबंधी किसी भी कानून को संशोधित या निरस्त कर सकती थी। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि संविधान सभा को विधायी अधिकार भी मिल गए। जब सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब वो विधायी कार्य करती थी, तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान क्षेत्र के सदस्य अलग हो गए, जिससे सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। इस प्रकार स्वतंत्रता अधिनियम ने संविधान सभा को पूर्ण स्वायत्तता और विधायी अधिकार प्रदान किए। अदर फंक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा ने केवल संविधान निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य भी संपन्न किए। मई 1949 में भारत की कॉमनवेल्थ सदस्यता को अनुमोदित किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकृत किया गया। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए। लगभग 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन तक कार्य किया। लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। प्रारूप संविधान पर 114 दिनों तक चर्चा हुई। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान सभा केवल एक मसौदा तैयार करने वाली संस्था नहीं थी, बल्कि वो राष्ट्र निर्माण की केंद्रीय संस्था थी। कमिटीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान निर्माण का कार्य अत्यंत जटिल और विस्तृत था। इसीलिए संविधान सभा ने विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। इन समितियों का उद्देश्य था संघीय ढांचा तय करना, मौलिक अधिकारों पर विचार करना, अल्पसंख्यक संरक्षण सुनिश्चित करना, प्रांतीय संविधान तैयार करना। संविधान सभा ने कुल मिलाकर अनेक समितियां गठित की। इनमें 8 प्रमुख समितियां थीं और शेष लघु समितियां। प्रत्येक समिति को एक विशिष्ट विषय सौंपा गया था और उसका एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर ही संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने संविधान का अंतिम मसौदा तैयार किया। इस प्रकार समितियों की व्यवस्था ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को व्यवस्थित, विषयगत और प्रभावी बनाया। ये प्रणाली दर्शाती है कि भारतीय संविधान आकस्मिक रूप से नहीं, बल्कि सुनियोजित संस्थागत प्रक्रिया से बना। मेजर कमिटीज एंड देयर चेयरमैन। अब हम संविधान सभा की 8 प्रमुख समितियों को विस्तार से समझते हैं। संविधान निर्माण एक अत्यंत जटिल कार्य था, इसलिए इसे व्यवस्थित रूप से करने के लिए अलग अलग विषयों पर अलग अलग समितियां बनाई गई। 1. यूनियन पावर्स कमेटी, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इस समिति का कार्य था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तय करना। यहीं से भारतीय संघवाद की संरचना तय हुई। भारत ने एक मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा अपनाया, जो अमेरिकी मॉडल से अलग और अधिक केंद्रीकृत था। 2. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इस समिति ने संघीय संविधान की मूल रूपरेखा तैयार की। ये तय किया गया कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। 3.
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति ने प्रांतीय शासन की संरचना, अधिकार और प्रशासनिक ढांचे पर विचार किया। 4. ड्राफ्टिंग कमेटी, अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, इसी ने संविधान का अंतिम मसौदा तैयार किया। 5. एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज, अध्यक्ष सरदार पटेल। इस समिति ने मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर कार्य किया। 6. रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसने सभा की कार्यवाही के नियम तय किए। 7. स्टेट्स कमेटी, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। देशी रियासतों के एकीकरण और बातचीत का कार्य। 8. स्टीयरिंग कमेटी, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभा के कार्यों का समन्वय। इन समितियों ने मिलकर संविधान निर्माण को व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। उन्हें संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। एन. गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने विभिन्न समितियों की सिफारिशों को एक संगठित कानूनी रूप दिया। डॉक्टर अम्बेडकर की विशेषता थी कानूनी विशेषज्ञता, सामाजिक न्याय की समझ, लार्किक दृष्टिकोण। इस समिति ने कुल 141 दिनों तक बैठकें की। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं कहा था कि मैं एक मजदूर की तरह काम कर रहा था। उनका योगदान केवल तकनीकी नहीं बल्कि वैचारिक भी था। पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1948। फरवरी 1948 में संविधान का पहला मसौदा प्रकाशित किया गया। इसे जनता के लिए जारी किया गया ताकि लोग सुझाव दे सकें। ये भारतीय लोकतंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि जनता को संविधान निर्माण में भागीदारी का अवसर दिया गया। लगभग 8 महीनों तक सुझाव लिए गए। विधि विशेषज्ञों, संगठनों और नागरिकों ने हजारों सुझाव दिए। इन सुझावों पर विचार करने के बाद दूसरा संशोधित मसौदा अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। ये दर्शाता है कि संविधान केवल नेताओं द्वारा थोप दिया गया दस्तावेज नहीं था, बल्कि इसमें सार्वजनिक विमर्श शामिल था। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1948-49। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप सभा में प्रस्तुत किया। इसके बाद 3 चरणों में चर्चा हुई। प्रथम वाचन, सामान्य चर्चा, लगभग 5 दिन। द्वितीय वाचन, प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। कुल 7,653 संशोधन प्रस्तावित हुए। 2,473 संशोधनों पर वास्तविक चर्चा हुई। ये दर्शाता है कि संविधान निर्माण अत्यंत गंभीर और गहन प्रक्रिया थी। तृतीय वाचन, 14 नवंबर 1949 से शुरू। 26 नवंबर 1949 को संविधान को आधिकारिक रूप से पारित किया गया। 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स किया गया। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, लेकिन पूरी तरह लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी का चयन ऐतिहासिक कारण से किया गया। 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान लागू होते ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 निरस्त हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त हुआ। भारत आधिकारिक रूप से एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये केवल संविधान लागू होने का दिन नहीं था, बल्कि ये भारत की राजनीतिक परिपक्वता और आत्मनिर्णय की घोषणा थी। अब हम संविधान सभा की आलोचनाओं को विस्तार से समझते हैं। कोई भी ऐतिहासिक संस्था पूर्ण नहीं होती और संविधान सभा भी इससे अलग नहीं थी। 1. प्रतिनिधिकता की आलोचना। आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा पूरी तरह प्रतिनिधिक नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। उस समय भारत में सीमित मताधिकार प्रणाली थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित थी। इसलिए कहा गया कि ये पूर्ण लोकतांत्रिक संस्था नहीं थी। 2. संप्रभुता पर प्रश्न।
कुछ आलोचकों का मत था कि संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु नहीं थी, क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार की योजना कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था। 3. समय अधिक लेने की आलोचना। कुछ लोगों ने कहा कि संविधान निर्माण में अत्यधिक समय लिया गया। तुलना में अमेरिका का संविधान 4 महीनों में बन गया था। नजीरुद्दीन अहमद ने व्यंग्य में ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी तक कहा। 4. कांग्रेस प्रधान संस्था। चूंकि कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था, इसलिए कुछ आलोचकों ने कहा कि ये कांग्रेस प्रधान निकाय था। 5. वकीलों का वर्चस्व। कुछ विद्वानों का मत था कि संविधान सभा में मुख्यतः वकील और राजनेता थे, जिसके कारण संविधान की भाषा अत्यंत विस्तृत और जटिल हो गई। 6. सांप्रदायिक आलोचना। कुछ विदेशी नेताओं जैसे लॉर्ड साइमन और विंस्टन चर्चिल ने इसे हिंदू प्रधान संस्था बताया, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद यह सत्य है कि संविधान सभा ने अत्यंत संतुलित, व्यापक और समावेशी संविधान प्रस्तुत किया। आलोचनाएं लोकतंत्र का हिस्सा है और संविधान सभा ने इन सब के बावजूद अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। संविधान सभा का प्रतीक हाथी यानी एलिफेंट था, जो शक्ति, स्थिरता और गरिमा का प्रतीक है। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। सर B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और ड्राफ्टिंग कमेटी को बौद्धिक आधार प्रदान किया। सचिव H.V. आयंकर। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया। मुख्य ड्राफ्ट्समैन S.N. मुखर्जी। उन्होंने संविधान को विधिक भाषा में व्यवस्थित रूप दिया। मूल हस्तलिखित संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख में संविधान की मूल प्रति लिखी। सजावट और अलंकरण शांति निकेतन के कलाकारों ने संविधान को सजाया। नंदलाल बोस प्रमुख कलाकार थे। प्रस्तावना का अलंकरण सुभा बहराम राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया। ये दर्शाता है कि भारतीय संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत भी है। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 394A। अब हम संविधान के हिंदी पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान समझते हैं। प्रारंभ में संविधान में हिंदी भाषा में अधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। बाद में 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 पारित किया गया। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 394A जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकार से संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा। हिंदी अनुवाद में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं ताकि वो विधिक भाषा और शैली के अनुरूप हो। संविधान में किए गए सभी संशोधनों का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाएगा। हिंदी में प्रकाशित संविधान और उसके संशोधनों को अंग्रेजी मूल पाठ के समान ही अधिकृत माना जाएगा। इस प्रावधान ने हिंदी भाषा को संवैधानिक मान्यता और समान कानूनी दर्जा प्रदान किया। ये भारत की भाषाई विविधता और संवैधानिक समानता का प्रतीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946। अब हम संविधान सभा में सीटों के वितरण को समझते हैं। कुल सदस्य संख्या 389 थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित थीं। इनमें से 292 सीटें गवर्नर प्रांतों के लिए और 4 सीटें मुख्य आयुक्त प्रांतों के लिए थीं। 93 सीटें देशी रियासतों के लिए आरक्षित थीं। इस संरचना का उद्देश्य था ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों दोनों को प्रतिनिधित्व देना। सीटों का वितरण जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। ये व्यवस्था भारत की विविधता को समाहित करने का प्रयास थी। संविधान सभा की ये संरचना उस समय की राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाती है। ब्रिटिश भारत प्लस देशी रियासतें इक्वल टू भविष्य का भारतीय संघ। अब हम देखते हैं संविधान सभा के चुनाव परिणाम जो जुलाई-अगस्त 1946 में घोषित किए गए। संविधान सभा के लिए ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के 296 सीटों पर जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव कराए गए। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वाधिक सफलता प्राप्त करते हुए 208 सीटें जीतीं। मुस्लिम लीग ने कुल 73 सीटें प्राप्त की। अन्य दलों और समूहों को निम्न प्रकार सीटें प्राप्त हुईं। यूनियनिस्ट पार्टी 1 सीट, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1 सीट, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति 1 सीट, कृषक प्रजा पार्टी 1 सीट, अनुसूचित जाति महासंघ 1 सीट, सिख जो गैर कांग्रेसी थे 1 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट
और निर्दलीय उम्मीदवारों को 8 सीटें प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल 296 सीटों के लिए हुए चुनावों के परिणामों में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत दिखाई देता है। State-wise membership of the Constituent Assembly as on 31st December 1947. अब हम 31 दिसंबर 1947 की स्थिति के अनुसार संविधान सभा की राज्यवार सदस्य संख्या को समझते हैं। 31 दिसंबर 1947 की स्थिति के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतों और देशी रियासतों दोनों का प्रतिनिधित्व शामिल था। भारतीय प्रांतों से 29 सदस्य थे। इन प्रमुख प्रांतों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार था: मद्रास 49 सदस्य, संयुक्त प्रांत 55 सदस्य, बिहार 36 सदस्य, बंबई 21 सदस्य, पश्चिम बंगाल 19 सदस्य। इसके अतिरिक्त सीपी और बरार 17 सदस्य, पूर्वी पंजाब 12 सदस्य, असम 8 सदस्य, ओडिशा 9 सदस्य, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग प्रत्येक से 1 सदस्य। अब देशी रियासतों की बात करें तो कुल 70 सदस्य देशी राज्यों से थे। इन प्रमुख रियासतों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार था: मैसूर 7 सदस्य, त्रावणकोर 6 सदस्य, ग्वालियर 4 सदस्य, बड़ौदा 3 सदस्य। इसके अतिरिक्त जयपुर 3 सदस्य, पटियाला 2 सदस्य, उदयपुर 2 सदस्य, जोधपुर 2 सदस्य, रीवा 2 सदस्य। अन्य रियासतों और राज्यों के समूहों से भी 1 से 4 तक सदस्य संविधान सभा में शामिल थे। इस प्रकार 31 दिसंबर 1947 तक संविधान सभा की संरचना प्रांतों और रियासतों के संतुलित प्रतिनिधित्व पर आधारित थी। सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 to 1949। अब हम संविधान सभा के विभिन्न सत्रों को विस्तार से समझते हैं। संविधान सभा ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल 11 सत्र आयोजित किए, जिनमें संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न चरणों पर विचार विमर्श किया गया। प्रथम सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक आयोजित हुआ। इसी सत्र में संविधान सभा की औपचारिक शुरुआत हुई। द्वितीय सत्र 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 तक चला। तृतीय सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक आयोजित किया गया। चतुर्थ सत्र 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 तक चला। पंचम सत्र 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 तक आयोजित हुआ। षष्ठ सत्र 27 जनवरी 1948 को आयोजित किया गया। सप्तम सत्र 4 नवंबर से 8 जनवरी 1948 तक चला। इसी सत्र में प्रारूप संविधान पर विस्तृत चर्चा हुई। अष्टम सत्र 16 मई से 16 जून 1949 तक आयोजित हुआ। नवम सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक चला। दशम सत्र 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक आयोजित किया गया। एकादश सत्र 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। इसी सत्र में संविधान को पारित किया गया। इसके अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पुनः एकत्रित हुई, जब सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार संविधान सभा के इन 11 सत्रों के माध्यम से संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की गई। टाइम टेकन बाय द फ्रेमर्स ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। अब हम विभिन्न देशों के संविधान निर्माण में लगे समय की तुलना भारतीय संविधान निर्माण की अवधि से करते हैं। ये तुलना हमें ये समझने में सहायता करती है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा और ये प्रक्रिया कितनी विस्तृत थी। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए की बात करें। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 25 मई 1787 से 17 सितंबर 1787 के बीच तैयार किया गया। इसे पूरा करने में 4 माह से कम समय लगा। अब कनाडा की बात करें। कनाडा का संविधान 10 अक्टूबर 1864 से मार्च 1867 तक तैयार हुआ। इसमें लगभग 2 वर्ष 6 माह का समय लगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान मार्च 1891 से 9 जुलाई 1900 तक तैयार किया गया।
इसमें लगभग 9 वर्ष का समय लगा। अब दक्षिण अफ्रीका की बात करें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान अक्टूबर 1908 से 20 सितंबर 1909 के बीच तैयार हुआ। इसमें लगभग 1 वर्ष का समय लगा। अब इनकी तुलना भारत से करें। भारत के संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस तुलना से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक विस्तृत, विचारपूर्ण और बहुस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। भारतीय संविधान न तो अत्यधिक जल्दबाजी में बनाया गया और न ही अनावश्यक रूप से लंबा खींचा गया, बल्कि इसे गहन चर्चा, बहस और संशोधनों के बाद तैयार किया गया। फाइनल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स 393 टू 395। अब हम भारतीय संविधान के अंतिम भाग की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अंतिम भाग में कुछ ऐसे अनुच्छेद शामिल हैं जो संविधान के संक्षिप्त शीर्षक, उसके प्रारंभ, हिंदी पाठ तथा निरसन से संबंधित हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 393। अनुच्छेद 393 संविधान के संक्षिप्त शीर्षक से संबंधित है। इसके अनुसार इस दस्तावेज को भारत का संविधान कहा जाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 394। ये अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ से संबंधित है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि संविधान के कौन कौन से प्रावधान कब से प्रभावी होंगे। फिर आता है अनुच्छेद 394A। ये अनुच्छेद संविधान के हिंदी पाठ से संबंधित है। इसमें हिंदी में अधिकृत पाठ के प्रकाशन का प्रावधान किया गया है। अंत में आता है अनुच्छेद 395। ये अनुच्छेद निरसन अर्थात रिपील से संबंधित है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तथा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को निरस्त किया गया। इस प्रकार संविधान के अंतिम अनुच्छेदों ने ये सुनिश्चित किया कि पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर एक नए संवैधानिक ढांचे की स्थापना की जाए। यही वो चरण था जहां भारत ने औपचारिक रूप से अपने अतीत की औपनिवेशिक संरचनाओं को समाप्त कर एक स्वतंत्र संप्रभु संवैधानिक व्यवस्था को अपनाया। नोट्स एंड रेफरेंसेस 1। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और संदर्भ बिंदुओं को समझते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की। उस समय 11 गवर्नर प्रांत थे, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, केंद्रीय प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, NWFP, सिंध, बंगाल और असम। इसके अतिरिक्त 4 मुख्य आयुक्त प्रांत दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कूर्ग थे। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत सीमित मताधिकार कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर दिया गया था। प्रारंभ में जिन 6 रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए वे थे बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर। इस प्रकार ये तथ्य संविधान सभा की संरचना और गठन की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हैं। नोट्स एंड रेफरेंसेस 2। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदुओं को समझते हैं। 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा पहली बार डोमिनियन विधायिका के रूप में बैठी और जीवी मावलंकर को स्पीकर चुना गया। पाकिस्तान क्षेत्र में शामिल प्रांत थे पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, NWFP, सिंध, बलूचिस्तान और असम का सिलहट जिला। अस्थायी संसद 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। प्रथम निर्वाचित संसद मई 1952 में अस्तित्व में आई। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन में संविधान सभा की भूमिका पर टिप्पणी की। नजीरुद्दीन अहमद ने ड्राफ्टिंग कमेटी को व्यंग में ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा। 58 संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा अनुच्छेद 394A जोड़ा गया। इस प्रकार ये संदर्भ बिंदु संविधान सभा के ऐतिहासिक और वैचारिक परिप्रेक्ष्य को और स्पष्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही UPSC की गहराई से तैयारी के लिए cpg.study को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।